आज की क्लास में वर्टिब्रेट्स का जो क्लासिफिकेशन है, सबसे पहले मैं उसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अब जब वर्टिब्रेट्स की बात होती है, तो इसके सारे फीचर्स आपने ऑलरेडी मेंशन कर रखे हैं। आपको पता है कि कौन-कौन से स्पेसिफिक फीचर हैं, वो वर्टिब्रेट्स के होते हैं। तो वर्टिब्रेट्स को सबसे पहले हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ जॉ। जो जबड़े होते हैं ना, जैसे जिसके ऊपर आपके टिथ अवेलेबल है, वो क्या है? जॉ है आपका, ठीक है। तो एक हमने यहाँ पे डिवीजन बना रखा है। यहाँ पे ना जी साइलेंट होता है, अनैथा, और दूसरा यहाँ पे है नेथोस्टोमाटा। ए मतलब नॉट होता है, जैसे कैसे हम बायोटिक का उल्टा अबायोटिक बोलते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे अ लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे क्या है? जॉ जो है वो एब्सेंट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि हम कैसे समझें कि किसके पास जॉ एब्सेंट है और क्या आइडेंटिफिकेशन मार्क है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे आपको एक फिश जो है वो, हालांकि ट्रूली फिश तो कई लोग बोलते हैं कि है ही नहीं। तो जो एक कैटेगरी आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है? अब इसके माउथ को देखिए, जो ये ऊपर बना हुआ है, तो आपको तो देख के साफ साफ पता चल रहा है इसमें क्या प्रेजेंट नहीं है। इसमें कोई भी जॉ जो है, जॉ जैसी कोई भी चीज प्रेजेंट नहीं है। तो हम लोग आगे जाके लिखने वाले ही हैं इसके अंदर कि इसके पास सर्कुलर एंड सकिंग माउथ होता है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे, इसके डिस्क्रिप्शन में एक स्पेशल पॉइंट जो है वो आप लिखने वाले हैं, वो आप मेंशन करेंगे, जहां पे हम लोग बात करेंगे कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स के पास सर्कुलर सकिंग माउथ प्रेजेंट होता है। क्यों? कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके पास। अब ना तो जॉ है कि अगर ये चाहे कि फूड का मुझे मैस्टिकेशन करना है, तो वैसा तो पॉसिबल नहीं है, ये नहीं कर पाएगा उसकी वजह से। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, जो इसके टू क्लासिफिकेशन सबसे पहले आपने करा है, दैट इज अनैथा एंड नेथोस्टोमाटा। कभी भी अगर आप कंफ्यूज करें ना, तो याद रखना है कि यहाँ जो नेथो वर्ड है ना, वो जॉ के लिए यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो जैसे उसमें अ लगाया हमने, दैट मीन्स दैट कैटेगरी लैक्स जॉ। एक याद हो गया आपको? सबसे अच्छी बात ये है, अनैथा में एक ही क्लास ही पढ़ना है आपको, सिर्फ साइक्लोस्टोमेटा। अगर 4 होता, 5 होता, 10 होता या बहुत ज्यादा होता, तब आपको प्रॉब्लम आती कि हमें कैसे किस तरीके से इसको याद करना है, कैसे इसको समझना है। लेकिन कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, क्योंकि अच्छी बात तो ये है ना, एक हमने पढ़ा, एक क्लास हमने पढ़ाई करी और पूरा का पूरा अनैथा जो है वो कंप्लीट हो गया। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं नाथोस्टोमाटा के बारे में। ये जो लोअर क्लासिफिकेशन है ना, ये आपको समझ आ जाएगा जब आप थोड़ा सा ना नाइन्थ क्लास याद करेंगे। देखिए, मैं आपको बताती हूँ। जब आप नाइन्थ स्टैंडर्ड में थे, तो सबसे पहले जो चीज आपने सीखी थी और आपको जो सिखाया गया था, वो आपने देखा था कि अगर आप वर्टिब्रेट्स को क्लासिफाई करना स्टार्ट करते हैं, तो जो ये वर्टिब्रेट्स हैं, उसको आपने बेसिक 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर रखा है। Number one is fishes, then amphibians, then reptiles, and then birds, and the last one is mammals. इसको, ये अगर आपको याद है ना, तो अभी जो फिलहाल क्लासिफिकेशन सीख रहे हैं उसमें कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं, ये खुद ही उसको इजी बनाने का काम करेगा। तो अभी मैंने क्या बताया, एक कैटेगरी तो उसको तो हटा ही देना है। अभी अभी जो आपने पढ़ा, जो अनैथा था, उसकी तो खैर बात ही अलग है, वो टोटली डिफरेंट है, ठीक है। उसके सिवा जो ये 5 बचे ना, तो इनके बारे में आपको सोचना है। फिशेस को आपने देखा, एम्फीबियन को देखा, रेप्टाइल्स को देखा, बर्ड्स को देखा और मैमल्स को देखा। अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताइए,
कभी किसी ने किसी भी फिश में कोई मतलब आपके जैसे हाथ पैर है वैसा कोई अपेंडेजेस देखा है आपने? कोई लिम्ब हो वैसे उस तरीके से लिम्स वगैरह देखा है आपने किसी फिश में? याद करके देखिए। नो मैम। नहीं देखा ना? तो हम क्या करते हैं कि हमने उसके बेसिस पे एक काम करा। हमने क्या किया, ये जो पीसेस की कैटेगरी में अलग से आप पढ़ेंगे, इसको 2 तरह का 9th क्लास में क्या था? बोनी फिशेस एंड कार्टिलेजिनस फिशेस। हालाँकि वहाँ भी कॉन्ट्रैक्टाइल्स, ऑस्ट्रिकटाइल्स लिख के पढ़ाया गया था, बट होता ये, यहाँ तक आते-आते बच्चों को याद नहीं रहता। तो एक आपको इसको अलग कर देना है किस आधार पे कि भई इसके पास लिम्स नहीं है, ठीक है? हम नहीं पढ़ाई करेंगे, इसको हमने बाहर कर दिया। जब आप बाहर करेंगे तो आपके पास आया एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। एम्फीबियंस अगर एक फ्रॉग को आप याद करके देखेंगे तो आपको पता है कि उसके पास भी 4 लिम्स हैं। 2 अपर साइड में है, 2 जिसकी हेल्प लेके वो बैठता है, 2 लोअर साइड में है। एम्फीबियंस के पास भी क्या है? 4 लिम्स है। किसी रेप्टाइल को अगर आप अपने घर में याद कीजिए तो उसमें भी आपको याद आएगा कि उसके पास भी क्या है, जैसे ये देखिए। अब ये इसका एक आगे वाला लिम्ब ये है फ्रॉग का और ये पीछे वाला है, ठीक है? इसके बारे में हम लोग बात करें। अभी ये सैलेमेंडर है तो इसके पास भी क्या है? ये एक पैर पीछे होगा, दूसरा पैर जो आगे होगा, या उल्टा अगर बोलिए तो 2 पैर आगे है और 2 पैर क्या है इसके पीछे है। फिर हम लोग बात करते हैं रेप्टाइल्स के बारे में, ठीक है? तो रेप्टाइल्स के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो रेप्टाइल्स में भी आपको ये स्पेशल चीज़ पता है कि किसी भी रेप्टाइल को आप देखिए तो उसमें भी बहुत ईज़िली आपको पता चल जाता है कि क्या है उसके पास, 4 लिम्स प्रेज़ेंट है। हाँ, बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं जब बर्ड्स की बारी आती है। कहते हैं मैम हमने तो देखा ही नहीं। 2 हमने क्लॉज़ देखे हैं जिसके हेल्प के थ्रू कोई भी बर्ड जो है वो किसी भी सरफेस पे ईज़िली बैठ सकती है, वही देखा है हमने। हमने कोई और 2 एक्स्ट्रा लिम्ब तो देखा नहीं। तो एक्चुअली रीज़न क्या है कि ये जो बर्ड्स है ना, द 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इंटू विंग्स। आपके जो 2 हाथ है ना, तो बर्ड्स की बॉडी में क्या हुआ, क्योंकि इनको ऐसा मॉडिफिकेशन चाहिए था कि ये इज़िली उड़ सके, तो उसकी वजह से इनके जो 4 लिम्स हैं वो मॉडिफाइड हो गए विंग्स में। और सारे मैमल्स के पास तो खैर है ही है। हमने बोला रुको हम एक रास्ता निकालते हैं, हम एक काम करते हैं, इन चारों को उठा के हम टेट्रापोडा में डाल देते हैं। टेट्रा मीन्स 4 एंड पोडा मीन्स अपेंडेजेस। हो गया क्लियर? अब याद क्या करना है इसमें? क्लियर हो गया? तो अगर ये जो 9th का कॉन्सेप्ट था और जो है, तो अगर ये आपको याद है तो आपके लिए वैसे भी सुपर ईज़ी है। अभी मैं यही सिखा, अब देखिए ध्यान से। ये रहा आपका फिशेज़, देन एक सीरीज़ में एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और एप्स एंड मैमल्स। डन? ओवर? क्या याद करना है इसमें? तो ये आपने सुपर क्लास एक आपने टेट्रापोडा रख रखा है, इनके पास टोटल 4 अपेंडेजेस, टोटल 4 लिम्स है और फिशेस के पास फिन्स प्रेजेंट होता है। फिशेस में हम यहाँ पे उसके लिम्स नहीं बोलते, इनके पास फिन्स हैं जिसकी हेल्प से वो स्विमिंग में हेल्प लेती हैं, ठीक है? तो ये चीजें आपको समझ आई। अब मुझे एक बात ऑनेस्टली बताएंगे, ये याद हो गया सारे बच्चों को? बिना देखे लिख सकते हैं सारा का सारा? अब फिशेस में 2 कैटेगरी है। देखिए एक और चीज है, ये भी याद कराती हूँ। अगर आपको इसको याद करने में कोई दिक्कत आ रही है तो मैं एक चीज आपको याद दिलाती हूँ। है ना यहाँ पे कॉन्ड्रिक थाइज एंड ऑस्ट्रिक थाइज, ठीक है? अगर कोई आपसे पूछता है कि मुझे ये बताओ कि अगर एक बोन सेल को रिप्रेजेंट करना हुआ तो हम उसको क्या बोलेंगे? एक बोन सेल को हम लोग ओस्टियोसाइट कहते हैं। फिर पूछा जाएगा कि कार्टिलेज की सेल को क्या कहेंगे? तो कॉन्ड्रोसाइट हो जाएगा। कार्टिलेज सेल जो है वो कॉन्ड्रोसाइट हो जाएगा, ठीक है? तो बोन सेल हो गया ऑस्टियोसाइट और कार्टिलेज सेल हो गया कॉन्ड्रोसाइट। अब देखिए तुरंत याद होगा आपको, हमने ऑस्टियो से क्या किया? ऑस्टिक थाइज बना लिया। तो इसी के आधार पे जब आपको बोनी फिशेस का नाम लिखना हो, किसका नेम लिखना हो, किसका नेम मेंशन करना हो? बोनी फिशेस का। अब यहाँ पे बोन सेल तो खैर मैंने लिख ही रखा है, लगे हाथ इसी के नीचे लिख देती हूँ ताकि आपको याद हो जाए तुरंत का तुरंत। ये हो गया। देन फिर हम लोग इसी के बेसिस पे बोनी फिशेस, तो यहाँ पे है ना ऑस्टियो,
तो ऑस्टियो का हमने उठाया OSTEI। उसके बाद जो है CHTHYES, ये इसमें भी आएगा। जब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्टाइज लिखेंगे, उसमें CHTHYES दोनों में आएगा। तो आपको सिर्फ ऑस्टियो से ऑस्टी याद आ जाएगा। बच्चे बोलते मैम हम कंफ्यूज हो गए, एग्जाम में हमने क्या किया, बोनी फिशेस को कॉन्ट्रैक्टाइज लिख दिया और कार्टिलेजिनस फिशेस को हमने ऑस्टिकटाइज लिख दिया। तो भाई कंफ्यूज होने का तो चांस ही नहीं उठता अगर आपको एक बार को भी याद आ जाता है कि आपने बोनी फिश को क्या पढ़ा था और आपने बोन सेल को क्या पढ़ा था और आपने कार्टिलेज सेल को क्या पढ़ा था। उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग कार्टिलेजिनस फिश का भी नाम लिख देंगे। अब एक चीज देखिए, ये है ना, ये आपके पास, इसको मैंने कॉपी किया और यहां मैंने पेस्ट कर दिया। अब एक चीज देखिए, जो लास्ट में आपने लिखा ना स्पेलिंग में CHTHYES, उसको मैंने एज इट इज छोड़ दिया, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, सिर्फ मैंने इसको हटाया, CHONDRI। अब देखिए ये बिल्कुल सही हो गया, कॉन्ट्रैक्टाइज हो गया। तो कार्टिलेजिनस फिश और बोने फिश का नेम याद हो गया सारे बच्चों को। अब देखिए डन हो गया, याद हो गया पूरा, क्लियर है, बिल्कुल याद हो गया। वैसे तो आप साथ के साथ नोट कर रहे होंगे, रेफरेंस के लिए चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिए आगे हम बताते हैं। तो ये अब मैंने दोनों आपको याद करा दिया। अब इसको एक बार फिर से देखेंगे तो कुछ बचा ही नहीं, इसमें पूरा का पूरा याद हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने जब इसको डिवाइड किया, बेसिक कैटेगरीज आर अनैथा एंड नाथोस्टोमाटा। इसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, आपसे पूछा जाएगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जॉ, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फिन्स। तो राइट आंसर इज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जॉ। हम यहाँ पे सिर्फ ये देखने का काम कर रहे हैं किसके पास जॉ प्रेजेंट है, किसके पास जॉ प्रेजेंट नहीं है। फिर हमने देखा अच्छा ठीक है, ये जो 5 के 5 कैटेगरी है उनके पास क्या है, जॉ प्रेजेंट है, जॉ अवेलेबल है। फिर हमने बोला कि अच्छा हम एक काम करते हैं, अब हम ये देखना स्टार्ट करते हैं कि किसके पास 4 लिम्स या 2 पेयर ऑफ लिम्स है और किसके पास लिम्स नहीं है, फिन्स है। तो फिन्स वाले 2 निकले, एक है आपके पास कार्टिलेजिनस फिशेस और दूसरी है बोनी फिशेस। फिर आपके पास टेट्रापोडा जो बच गया, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और एप्स एंड मैमल्स। अब याद हो गया, डन, बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है बिल्कुल, यस कोई मैम। डाउट है? यस मैम। जो भी मैं हर एक क्लास में आपको सिखा रही हूँ ना, जैसे छोटे छोटे चार्ट्स हैं या डिफरेंसेस है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। ऐसे जो भी टॉपिक्स होते हैं ना, क्लास ओवर होने के बाद अगर अभी रात ज्यादा हो जाए तो ऐसे भी सुबह स्कूल जाना होता है बच्चों को, लेकिन नेक्स्ट डे सबसे पहला काम है आपका टाइम निकाल के उसको बिना देखे बनाना। आप एक बार अपने आप को खुद को चेक करेंगे कि मैंने जो आपको पढ़ाया है, मैंने जो आपको सिखाया है वो आपको याद हुआ या नहीं हुआ। वरना बायो तो पूरी दुनिया पढ़ रही है और पढ़ाने वाले भी पूरी दुनिया पढ़ा भी रहे हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि आपको याद होना चाहिए, और दूसरी बात ये है कि क्वेश्चन के आंसर सॉल्व होने चाहिए। बच्चे कहते हैं मैम हमें समझ तो बहुत अच्छा आया, मैं बोलती अच्छा समझ आया तो चलो एक क्वेश्चन पूछती हूँ, बताओ। क्वेश्चन पूछो तो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो फिर वैसी पढ़ाई का क्या फायदा जब क्वेश्चन नहीं कर पाते। जब क्वेश्चन एक साथ सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर सॉल्व हो तो तुरंत आप समझ जाएंगे कि अच्छा अब जो ये कॉन्सेप्ट है वो हमें क्लियर है।